हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। विनोद स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। और मैं आ गया हूँ आपके सामने एक नई वीडियो लेके पॉलिटिकल साइंस के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तो तैयार रहिए, रेडी रहिए। कुछ टाइम ज़रूर लग गया मुझे इसे वीडियो को लाने में, सेकेंड चैप्टर को, लेकिन 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आगे आने वाले चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों को इसमें एफर्ट लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको कवर करने के बाद जो क्वेश्चन आंसर्स आते हैं इनके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा बेटा जो है घुमा के क्वेश्चन आंसर आते हैं। बहुत ज़्यादा टफ टास्क है उन क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नीड जो है आप लोगों की वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश करो। जो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूँ उन पॉइंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत करो। इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड के अंदर मेरे पास भी जो है फैसिलिटीज़ जो है कम है और कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं है। कई ऐसे इक्विपमेंट हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको ज़्यादा इजी समझा सकता हूँ, जैसे कि ब्लैक बोर्ड्स वगैरह, वाइट बोर्ड है, वाइट मार्कर है, जिनसे कि मैं आपको ईजिली समझा सकता हूँ। पर इस समय इन चीज़ों की शॉर्टेज है और यूट्यूब पर भी मुझे जो वीडियो लेके आनी पड़ रही है वो भी एक सर्कमस्टेंसेस था। जैसे मैंने पहले आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि मुझे अपने 12th क्लास के स्टूडेंट्स को पढ़ाना था, तो उनके साथ साथ मैं चाहता था कि जूम ऐप में उनको पढ़ाने से अच्छा है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो लेके आऊँ, जिससे कि मैं उनको पढ़ा सकूँ और साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के जो और स्टूडेंट्स हैं और उन 12th के स्टूडेंट्स के अलावा भी कई ऐसी मेरे व्यूवर्स हैं जो कि नॉलेज लेना चाहते हैं, जिनको ये वीडियो जो है इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ जो स्ट्रीम है वो ह्यूमन से रिलेटेड है और उसके बारे में जो नॉलेज है वर्ल्ड की कंट्रियों के बारे में और इंडियन कंट्रीज़ के बारे में, उनके पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज आजकल हर एक को होनी चाहिए और हर एक स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। साइंस और नॉन मेडिकल्स के स्टूडेंट्स को भी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो ये सभी के लिए हेल्पफुल होने वाली वीडियोज़ हैं। इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इन वीडियोज़ को देखते रहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आने वाले टाइम में। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता रहा था कि फर्स्ट चैप्टर हमने पहले किया था, जिसकी मेरी 3 वीडियो आई थी फर्स्ट चैप्टर की, और कोल्ड वॉर इरा। ठीक है, उस कोल्ड वॉर इरा के चैप्टर में क्या देखा था हमने कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। ठीक है, तो जो वर्ल्ड था वो 2 ध्रुव में बढ़ गया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, जिसे कहा जाता है बायोपोलैरिटी। 2 ध्रुवीयता हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाता है बायोपोलैरिटी। ठीक है, बायोपोलैरिटी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में रीड करी थी, अब सेकेंड चैप्टर में आकर उसमें से एक सुपर पावर, ये एक अलायंस जो है वो कोलैप्स हो गया, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, जिसका नाम है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, 2 ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, सिंपल वर्ड में 2 ध्रुवीयता का अंत, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ठीक है, अब वो जो 2 सुपर पावर के सेंटर पॉइंट थे जिसकी वजह से यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, उसमें से एक अलायंस जो था वो कोलैप्स हो गया। क्या रीजन रहे उसके अंदर, इस चैप्टर में आप यही पढ़ोगे। एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का मतलब हो गया कि अब सिर्फ एक सुपर पावर रहेगी वर्ल्ड के अंदर, वो रह गई थी यूएस। ठीक है, थर्ड चैप्टर में जाकर आप उस सुपर पावर के बारे में पढ़ेंगे कि जब एक सिंगल सुपर पावर रह गई तो उसने क्या क्या करा। इस चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में आप पढ़ोगे एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में कि वो जो सेकंड अलायंस कोलैप्स हो गया वो किन रीजन से कोलैप्स हुआ। ठीक है, क्या उसके रीजन है, मतलब टोटली जो आपके जो ओवरव्यू है वो सारा का सारा फोकस जो है वो है यूएसएसआर अलायंस पे। इस चैप्टर में यूएसएसआर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कि आपको पता चलेगा कि यूएसएसआर अलायंस किन कंडीशन में क्रिएट हुआ था। ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है और उसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, अच्छा इस चैप्टर में एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स हुआ, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यूएसएसआर जो कोलैप्स हुआ वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी क्या थी। सोशलिज्म, सोवियत संघ से हिंदी में कहते हैं, समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, सोशलिज्म की आइडियोलॉजी पे चलता था यूएसएसआर। अब वो आइडियोलॉजी कब रशिया में पहली बार एंटर करी थी। यूएसएसआर जो आपका अलायंस है, पहली बार तो उसकी फुल फॉर्म आपको कभी आ जाती है, तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। उसकी जो फुल फॉर्म है यूएसएसआर की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक कह लीजिए उसको आप, एक ही बात। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको समाजवादी सोवियत गणराज्य। ठीक है, अच्छा ये तो उसकी फुल फॉर्म हो गई यूएसएसआर की। अच्छा उसके बाद यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी है, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है, वो पहली बार कब आई थी यूएसएसआर के पास, यानी कि उसकी जो मेन कंट्री है रशिया, उसके पास आई थी 1917 में, 1917 में। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था
जो कि आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। पहली बार रशिया ने वो आइडियोलॉजी जो अडॉप्ट की थी वो करी थी 1917 में। 1917 से पहले उस रशिया के पास जो है सोशलिज्म नाम की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। पहली बार वो आइडियोलॉजी आई थी 1917 में, जिस समय कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। सभी वही इंगेज थे, लेकिन रशिया की जो कंडीशन थी उस वक्त, रशिया भी इंगेज था उसमें, लेकिन रशिया की कंडीशन जो उस समय थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और रशिया जो है उस वॉर की तरफ फोकस कर रहा था और अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था। और वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो रशिया को लेकर जो है इतने हैप्पी नहीं थे और रशिया के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करने के मूड में थे। तो उस रेवोल्यूशंस को लीड किया था उस समय, जिस लीडर ने लीड किया था उसका नाम था व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन उस लीडर का नाम था जिसने रशियन रेवोल्यूशन को लीड किया, रशिया के लोगों को एक यूनिटी में लेके आया। वो पर्सन, उसे कहा जाता है व्लादिमीर लेनिन, ठीक है। यूएसएसआर के अंदर रशियन आइडियोलॉजी जिसे आप कहते हो सोशलिज्म को लेकर आने वाला पर्सन था व्लादिमीर लेनिन। 1917 रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, राइट। इससे पहले रशिया भी जो है लिबरलिज्म के साथ चलता था, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ चलता था, ठीक है। अब व्लादिमीर लेनिन जो था वो किसको ज़्यादा जो है किससे इंस्पायर हुआ था? व्लादिमीर लेनिन जो है कार्ल मार्क्स से इंस्पायर हुआ था। कार्ल मार्क्स का नाम आपने अगर कभी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको याद होगा। तो कार्ल मार्क्स वो पर्सन था जो कि लिबर क्लास के लिए लेकर आने वाला आइडियोलॉजी लेके वाला पहला पर्सन था। इससे पहले क्या था कि इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगती है, जो कि लिबरलिज्म में इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगती है, मतलब फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लगती है और उसमें जो फैक्ट्री ओनर होते हैं वो बेनिफिट कमाते हैं और लेबर को जो है वो एक नाम मात्र के जो है एक माइनर सी पे देकर जो है वो अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी इंडस्ट्रीज को चलाते थे, ठीक है। तो कई बार देखा गया कि लेबर जो है बहुत बुरी कंडीशंस में होती थी, लेबर की जो डेली एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी वो भी बहुत मुश्किल से पूरी होती थी और लेबर्स के साथ जो है बहुत ज़्यादा जो है उन पर अत्याचार होते थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उनका शोषण होता था। तो उसके अगेंस्ट कार्ल मार्क्स ने पहली बार जो है एक थ्योरी लेकर आए थे। जो कार्ल मार्क्स थ्योरी लेके आया था वो ये लेके आया था कि जो लेबर क्लास है, जो किसी भी फैक्ट्री को ग्रो करने के लिए जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है वो होता है लेबर का। तो लेबर को जो फैक्ट्री ओनर जो है जिस तरीके से उसका व्यवहार होता है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि लेबर जो कि एक तरह का पिलर है किसी भी फैक्ट्रीज का, तो वो 50% का ओनर होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर और लेबर के भी अपने राइट्स हैं। और जिस फैक्ट्री के अंदर लेबर प्रोडक्शन कर रहा है उसमें वो लेबर ही बेचारा भूखा मर रहा है। तो कार्ल मार्क्स ने पहली बार उन लेबर क्लास के लिए बात करी थी अपनी थ्योरी में और उस थ्योरी को से इंस्पायर होकर व्लादिमीर लेनिन ने भी रशियन रेवोल्यूशन के अंदर सोशलिज्म को ले जाने की पहल करी थी, ठीक है। रशियन रेवोल्यूशन किया था व्लादिमीर लेनिन ने, सोशलिज्म को लेकर आया था। सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने वाला, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी बनाने वाला जो पर्सन था वो था व्लादिमीर लेनिन। अगर कभी क्वेश्चन आता है सोशलिज्म को स्टैब्लिश करने के लिए किसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, तो व्लादिमीर लेनिन, रशियन रेवोल्यूशन 1970 में, ठीक है। अच्छा, 1970 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ और सोशलिज्म की एंट्री होती है रशिया के अंदर, ठीक है। 1917 याद रखना है आपने, 1917। अच्छा, व्लादिमीर लेनिन जो था बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी एक उसने स्टैब्लिश करी थी। पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि इंडिया के अंदर होती है, जैसे कि बाहर की कंट्री के अंदर भी होती है पॉलिटिकल पार्टी, उसी तरीके की पॉलिटिकल पार्टी बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी व्लादिमीर लेनिन ने। तो रशियन रेवोल्यूशन का सेकंड नाम आता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन। बोल्शेविक रेवोल्यूशन इसलिए कि बोल्शेविक जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसी का इंपॉर्टेंट रोल था रशियन रेवोल्यूशन के अंदर, इसलिए उसको सेकंड नेम से बोला जाता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन, राइट। अच्छा, क्लियर हो गया कि व्लादिमीर लेनिन रशियन रेवोल्यूशन लेकर आया था यूएसएसआर के अंदर 1917 में, ठीक है। और उसके बाद जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद जब ये सोशलिज्म आ गया रशिया के अंदर, तो व्लादिमीर लेनिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, राइट। अच्छा, उसके आगे क्या है फिर? उसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट चीज आती है जो कि सोशलिज्म है क्या। सोशलिज्म जो वो लेकर आया उसका प्रिंसिपल्स क्या क्या है, सोशलिज्म की क्वालिटीज़ क्या क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे आप? इक्वालिटी। सोशलिज्म समाजवादी व्यवस्था यानी इक्वालिटी पे आधारित है, डिपेंडेंट है, ठीक है। इक्वालिटी, समानता, पहला पॉइंट है इक्वालिटी का, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, सोशलिज्म के अंदर सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, अंडर गवर्नमेंट होता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी जो है, होल इकोनॉमी जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, राज्य के नियंत्रण में होता है सब कुछ, हिंदी में कह सकते हो उसका, राज्य के नियंत्रण में, देश के नियंत्रण में सब कुछ होता है।
सोशलिज्म के अंदर, ठीक है। इक्वालिटी हो गई, गवर्नमेंट अंडर कंट्रोल, हर चीज़ जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, ठीक है। अब आती है कि एग्रीकल्चर इसमें कलेक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि सामूहिक रूप से होता है, ग्रुप में होता है। खेती जो होती है यहाँ पर सोशलिज्म में कलेक्टिव फॉर्म में होती है, ठीक है, ग्रुप में खेती होती है, राइट। अच्छा, उसके बाद सोशलिज्म में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, ठीक है, बेरोजगारी नहीं होती, सबको रोजगार मिलता है, राइट। सेकंड चीज आती है, उसके बाद 3 पॉइंट बता दिए मैंने। 4th पॉइंट है आपका एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही 3 पॉइंट है, ठीक है, बेरोजगारी नहीं होती। और उसके बाद आता है आपका 4th पॉइंट कि मिनिमम पे स्टैंडर्ड होता है, कि न्यूनतम मजदूरी, कि इससे कम मजदूरी कोई भी किसी को नहीं दे सकता। एक स्टैंडर्ड होता है मिनिमम पे का, कि इससे कम जो है सैलरी कोई भी किसी को नहीं देगा। अच्छा, काम करने के जो टाइम है, टाइमिंग जो होती है वो लिमिटेड होती है, कि उससे ज़्यादा कोई भी आपसे काम नहीं ले सकता, यानी लिमिटेड होती है। काम करने का टाइम जो है वो लिमिटेड होता है, यानी कि काम करने का टाइम जो है वो निश्चित होता है, समय निश्चित होता है। फॉर एग्जांपल 7 आवर्स या 8 आवर्स, कि आप 8 घंटे से ज़्यादा किसी से भी काम नहीं कर सकते, नहीं करा सकते, ये यहाँ का रूल होता है। ये सोशलिज्म की क्वालिटीज़ में आता है। अच्छा, सोशलिज्म में 7th पॉइंट जो आता है, सब्सिडी प्रोवाइड होती है, सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। सब्सिडी आपको पता है, रियायत, गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी का मतलब होता है रियायत, छूट। गवर्नमेंट आपको किसी भी चीज़ में अगर छूट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, दैट मीन्स कि आप कह सकते हो कि वो हमें रियायत दे रही है। तो वो किस में होता है? सोशलिज्म में होता है। सोशलिज्म में रियायत दी जाती है सभी को, ताकि वो जो है जो लोअर क्लास है उनका, सभी को मतलब जो है इनकम होनी चाहिए, सभी को जो है कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिलना चाहिए। लाइफ स्टैंडर्ड होता है, 8th पॉइंट ये है, मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड होता है। मीन्स कि कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि ज़रूरी चीज़ें हैं, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी पूरी करना। लाइक हेल्थ इश्यूज़ हो गया, चिल्ड्रंस की केयर हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड में आते हैं, कि मिनिमम लाइफ का स्टैंडर्ड है, न्यूनतम जो आपकी गारंटीज़ हैं जो कि आपको मिलेगी। ठीक है, ये 8 आपको पॉइंट बता दिए जो कि सोशलिज्म के नेचर में आप कहते हो, ये सोशलिज्म की प्रकृति हिंदी में कहते हैं कि कैसी है, तो वो आप चीज़ें आप ये मेंशन करोगे। अच्छा, अब कभी आता पॉइंट आ जाता है कि डिसएडवांटेज आ जाती है। अब ये तो सारे नेचर प्रिंसिपल आ गए, इसमें से आप एडवांटेज, मैक्सिमम एडवांटेज हैं, एडवांटेज मतलब उसकी क्वालिटीज, उसके गुण। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि सोशलिज्म की डिसएडवांटेज बताओ, यानी कि उसकी कमियां बताओ, उसकी वीकनेस बताओ, तो आप क्या मेंशन करोगे उसके अंदर? तब आप मेंशन करोगे कि सोशलिज्म में वन पार्टी सिस्टम होता है। पहली चीज तो ये, सोशलिज्म में वन पार्टी सिस्टम होता है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां, लेकिन जहां पर भी सोशलिज्म होता है वहां पर सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, जिसे कहा जाता है कम्युनिस्ट पार्टी। आपने नाम सुना होगा इंडिया के अंदर भी, वो सेकंड बुक में भी आप पढ़ोगे। अगर मैं उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी सिस्टम होता है। जब भी इलेक्शन होते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी में से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यानी कि जो कंट्री को चलाने वाले आते हैं वो उसी पॉलिटिकल पार्टी में से होते हैं। कभी भी अगर आपको नया कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है तो आपको उसी पार्टी में से चूज करना पड़ेगा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर। मैं आपको बता रहा था नेगेटिविटी ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म की डिसएडवांटेज। ठीक है, फर्स्ट तो फल क्या है कि वन पार्टी सिस्टम होता है, यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता, वन पार्टी सिस्टम होता है, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती है, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सेकंड जो नेगेटिविटी आती है इसकी वो आती है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो आंसरेबल नहीं होती, अकाउंटेबल नहीं होती। दैट मीन्स कि जवाबदेही नहीं होती उस गवर्नमेंट की। अकाउंटेबल मतलब किसी को जवाब नहीं देना होता। जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, सोशलिज्म के अंदर जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के सिटीजन्स के प्रति जो है अवेयर नहीं होती ज़्यादातर, क्योंकि उसको जवाब नहीं देना होता। उसको पता होता है, उस गवर्नमेंट को पता होता है कि अगर मैं सिटीजन जो है मेरे अलावा उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। इसीलिए सोशलिज्म जो है की नेगेटिविटी सामने आती है। यूएसएसआर के पास भी 1917 से लेकर 70 ईयर्स तक कम्युनिस्ट पार्टी, जहाँ की जो कि वन पार्टी सिस्टम के अकॉर्डिंग वहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी है, वही रूल करती रही 70 सालों तक। ठीक है, तो वो अकाउंटेबल क्यों होगी, किसके ऊपर अकाउंटेबल होगी? क्योंकि पता है कि अगर यहाँ से भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का चॉइस ही नहीं है लोगों के पास, अगर हम जो है किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव वर्क करते हैं तो भी जो है लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है वन पार्टी सिस्टम है वहाँ पे। दूसरा आता है कि अकाउंटेबल नहीं है, वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल नहीं होती, वो आंसरेबल नहीं होती, किसी को जवाब नहीं देना होता उन्होंने, इसलिए वो जो है। और उसके बाद आता है अगला पॉइंट, आप लिख सकते हो कि पावर जो है सेंट्रलाइज होती है। पावर हमेशा ही डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज मतलब पावर जो है कई पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, कई हाथों में डिवाइड होनी चाहिए, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है। पावर सेंट्रलाइज होती है, जहाँ पर एक ही व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, तो उससे तो
एक डिक्टेटरशिप से काउंट कर सकते हो, यानी एक तानाशाही रवैये से काउंट कर सकते हो। पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पे तानाशाही रवैया चल रहा था, ठीक है, तो तानाशाही रवैया कह सकते हो, जैसे आप डिक्टेटरशिप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वहाँ के लोग जो है, सोशलिज्म के अंदर क्या होता है, सोशलिज्म के अंदर हार्ड वर्किंग लोग नहीं मिलते आपको, क्योंकि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होते हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, मिनिमम पे स्टैंडर्ड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड गवर्नमेंट दे रही है। तो वहाँ के लोग जो है आलसी हो जाते हैं, एक तरीके से हार्ड वर्किंग नहीं रहते, जो कि सोशलिज्म की नेगेटिविटी में आता है। जबकि लिबरलिज्म में क्या होता है, लिबरलिज्म में काम करने का कोई टाइम नहीं होता। आप 8 घंटे काम करिए, आप 10 घंटे काम करिए, आप 12 घंटे काम करिए, आप 24 आवर्स काम करिए, ओवर टाइम लगाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए होती है कंट्री को। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, उसमें कोई लिमिट नहीं है। काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। आप 8 घंटे काम कर सकते हो तो आप उतनी इनकम कमाइए, अगर आप 24 आवर्स काम कर सकते हो तो आप उतनी इनकम कराइए, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, घर बैठिए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई आप गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो लिबरलिज्म और सोशलिज्म एक दूसरे के अपोजिट आइडियोलॉजी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था एक दूसरे के अपोजिट है, बट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यहाँ पर रोल नहीं है। यहाँ पर आप यूएसएसआर के बारे में सब कुछ पढ़ रहे हो, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी, सोशलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, उसके सारे प्रिंसिपल्स, जिसमें कि उसके एडवांटेज भी थे, डिसएडवांटेज भी थी, और अब मैंने आपको डिसएडवांटेज भी बता दिया। आपको 3 डिसएडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जाम में कभी आती है तो 3 डिसएडवांटेज आती है, और एडवांटेज भी 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 6। मैंने आपको 8 सोशलिज्म के प्रिंसिपल बताए थे स्टार्टिंग में। अब यूएसएसआर जो थी बहुत एक स्ट्रॉन्ग अलायंस था, लेकिन अचानक क्या हो गया जिसकी वजह से वो यूएसएसआर अलायंस कोलैप्स हो गया। 1962 तक का टाइम पीरियड तो आपने पढ़ा था, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस तक, तब तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, यूएसएसआर के अंदर कोई ऐसा इंट्यूशन भी नहीं थी कि यूएसएसआर जैसा अलायंस कभी कोलैप्स भी हो सकता है, जो कि यूएस अलायंस को जो है चैलेंज दे रहा था, और कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बन के था, सामने था, ठीक है, एक ऑप्शन था वर्ल्ड के सामने एक स्ट्रॉन्ग अलायंस का। तो अचानक क्या हो गया कि वो जो है कोलैप्स हो गया, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। क्या ऐसा रीज़न रहा, जो कि हम स्टडी करेंगे। 1962 के बाद ही वो वीक होता चला गया। उस 1979, 1980 के डिकेड में जाकर वो ओपनली सामने आया सबके सामने, जब उस कंट्री के अंदर फूड क्राइसिस आ गए। जो वो फूड रिक्वायरमेंट थी कंट्री की, वो भी पूरी नहीं हो रही थी, फुलफिल नहीं हो रही थी। उसके अलावा देश की इकोनॉमी डाउन जा रही थी, देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका था। गवर्नमेंट को सब्सिडी भी वहाँ पे बंद करनी पड़ी। सब्सिडी जो प्रोवाइड करती थी अपने सिटीजन्स के लिए, वो सब्सिडी भी गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी। फूड रिक्वायरमेंट उनकी तो पूरी कर ही नहीं पा रही थी गवर्नमेंट। करप्शन हो गया था हर तरफ, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम था, और कंट्री की जो इकोनॉमी बहुत डाउन जा रही थी। तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, उन्होंने भी करप्शन करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अपनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने इनकम्स के लिए करप्शन भी बढ़ गया था। तो यूएसएसआर की कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स बन गई थी, लेकिन वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को रिफॉर्म्स करने के लिए उस समय यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने थे 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव। उसका नाम याद रखना आपने, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। 1962 में तो निकिता क्रुश्चेव थे, लेकिन 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव आए थे, उनको लेकर आया था यूएसएसआर कि अब आपने यूएसएसआर को संभालना है। तो उन्होंने यूएसएसआर के अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए, कुछ सुधार किए। मिखाइल गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स किए ताकि मैं यूएसएसआर को किसी तरीके से जो है संभाल सकूं। उन रिफॉर्म्स को कहा जाता है पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त। थोड़ा अजीब से नाम है फ्रेंड्स, लेकिन याद हो जाएंगे आपको जब आप इसे रिवीजन करते रहोगे और आगे चल के पढ़ते रहोगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त हिंदी में इसे कहते हैं खुलापन और पुनर्रचना। मतलब कि अपनी जो हमारी देश की इकोनॉमी है उसमें थोड़ा सा खुलापन लेके आया जाए, उसे दोबारा से रीस्टैब्लिश किया जाए, ठीक है। तो पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त ही लिखना है। हिंदी मीडियम वाले भी हिंदी में पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त लिख सकते हैं। ये उन रिफॉर्म्स के नाम है जो मिखाइल ने करे। वो रिफॉर्म्स क्यों करे? क्योंकि यूएसएसआर के अंदर जो है काफ़ी वीकनेस आ चुकी थी, करप्शन बढ़ चुका था, फूड क्राइसिस हो चुके थे कंट्री के अंदर, और कंट्री की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी, कंट्री फाइनेंशियल बहुत वीक हो चुकी थी, कंट्री गवर्नमेंट जो है सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी अपने सिटीजन्स के लिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रही थी, सबको जो है प्रॉब्लम से यूएसएसआर जो है बुरी तरीके से घिर गया था। क्यों हुआ था वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले मिखाइल गोर्बाचेव को पढ़ लीजिए एक बार। 1985 में मिखाइल जब आया था तो वो रिफॉर्म्स किए उसने पेरेस्ट्राइका ग्लासनोस्त के नाम से, जिससे कि वो यूएसएसआर की इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता था। वो चाहता था कि यूएसएसआर को दोबारा से अपने पैरों पे स्टैंड किया जाए। बट वहाँ पर क्या हुआ, वो रिफॉर्म्स जो थे उसके रिजल्ट, उसके आउटपुट आने से पहले ही वहाँ के सिटीजन ने, यूएसएसआर के सिटीजन ने जो है रेवोल्यूशन कर दिया। अच्छा, यूएसएसआर के अंदर कितनी कंट्रियाँ थी? 15 कंट्रियाँ थी, 15 रिपब्लिकन कंट्रियाँ थी, जिनसे मिलकर यूएसएसआर अलायंस जो है स्टैंड हुआ था, जो खड़ा हुआ था। उन 15 कंट्रियों को ने जो है रेवोल्यूशन कर दिया था। वो रेवोल्यूशन क्यों कर दिया था?
क्योंकि वहाँ के लोगों को एक तो अवेयरनेस आ चुकी थी, 15 कंट्री के लोगों को अवेयरनेस आ चुकी थी कि यूएसएसआर जो है हमें आज तक ये बोलता आया कि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर रहे हैं। हालांकि वो रियलिटी थी स्टार्टिंग में कि पिन से लेके कार तक यूएसएसआर खुद बनाता था। यूएसएसआर के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, वो मिनरल से, ऑयल से, वो सारी चीज़ें थी और काफ़ी रिच जो थे रिसोर्सेज भी थे उसके पास। लेकिन वो सब थी, पुरानी बातें हो चुकी थी, 1960 से पहले तक की बातें थी सारी वो। लेकिन लोगों को 1960 से लेके 85 तक जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने इसी अंधेरे में रखा कि हम अभी भी वेल मेंटेन है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोग अब अवेयर हो चुके थे, वो यूएस को देख चुके थे कि यूएस जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट कर रहा है और हमारी कंट्री जो है वो डाउन जा रही है। ठीक है, करप्शन कंट्री के अंदर वो देख रहे थे किस तरीके से हो चुका था, कम्युनिस्ट पार्टी किस तरीके से आंसरेबल नहीं थी वो भी वो देख रहे थे, लोगों के प्रति जो थी वो सब्सिडी नहीं दे पा रही थी वो भी वो देख रहे थे, फूड रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो पा रही थी वो भी वो देख रहे थे। तो इन सभी की वजह से, और बोरिस येल्त्सिन एक व्यक्ति है, बोरिस येल्त्सिन, नाम याद रखना, बोरिस येल्त्सिन, वो जो पर्सन है वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही है क्योंकि वहाँ पे सिंगल पार्टी होती है। उसने उन सभी लोगों को लीड किया, या दूसरे वर्ड में कह सकते हो अवेयर किया, और एक वर्ड और कह सकते हो कि मिखाइल गोर्बाचेव के खिलाफ भड़काया। मिखाइल गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स कर रहा था उसमें यूएसएसआर का प्रेसिडेंट, उसके अगेंस्ट भड़काया बोरिस येल्त्सिन ने। वो उसको लाइक नहीं करता था और रियलिटी भी थी, कुछ यूएसएसआर उस समय वीक भी हो चुका था। तो लोगों को उसने एक यूनिटी में लेके आया और लोगों को अवेयर किया कि मिखाइल गोर्बाचेव क्या करेगा। अब यूएसएसआर तो बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है, सोशलिज्म आइडियोलॉजी जो है बिल्कुल रबिश आइडियोलॉजी है, बकवास आइडियोलॉजी है, इसको हम जितनी जल्दी छोड़ दें उतना अच्छा है। और मिखाइल गोर्बाचेव जो रिफॉर्म्स कर रहा है आपके लिए, पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट, इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ नहीं आएगी। तो आउटपुट का भी वेट नहीं करने दिया उसने। हालांकि मिखाइल गोर्बाचेव के आउटपुट को कहा जाता था कि काफ़ी अच्छे वो रिफॉर्म्स किए थे उसने, लेकिन उसके आउटपुट में कुछ टाइम लगना था। लेकिन उस टाइम पे भी वेट नहीं करने दिया बोरिस येल्त्सिन ने और कंट्रियों ने अपने आप को वहाँ से अलग करना स्टार्ट कर दिया। यूएसएसआर कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया। अच्छा, जब यूएसएसआर कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले 1989 में जर्मनी एक हुआ। अब आपको एक इंसिडेंट याद आता है, जर्मनी वॉर हुआ था, बर्लिन वॉर, जिसमें कि यूएसए और यूएसएसआर ने एंट्री करी थी। 1958 में हुआ था वो, और 61 के दिसंबर तक, 62 की जैन तक वो चला था, जनवरी तक। तो उसमें क्या हुआ था, जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, एक ईस्ट जर्मनी और एक वेस्ट जर्मनी, याद होगा आपको। और वहाँ पे बर्लिन की दीवार खिंच गई थी और कोरिया के दो हिस्से हुए थे। कोरिया के जो दो पार्ट्स हुए थे वो तो चलो आज की डेट में भी हैं, लेकिन जर्मनी के जो दो पार्ट्स हुए थे वो आज की डेट में दो पार्ट्स नहीं है, जर्मनी एक हो चुका है। तो वो जर्मनी ने सबसे पहले स्टार्ट करी थी उस अपनी यूनिटी के लिए नवंबर 1989 को जर्मनी के लोगों ने यूएसएसआर के अंडर जो जर्मनी था, जिसको आप कहते हैं ईस्ट जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, सबसे पहले पूर्वी जर्मनी के लोगों को ये फील हुआ कि अब यूएसएसआर तो कोलैप्स होने वाला है, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, अपने आप को इससे अलग कर लेना चाहिए। और हमारे लिए क्या बेनिफिट है कि हम अपने वेस्टर्न जर्मनी के साथ मिल जाए और हम एक हो जाए, वही ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्योंकि लिबरलिज्म में जर्मनी तो बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है, वेस्ट जर्मनी तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। तो उन्होंने जो बर्लिन की दीवार थी उस दीवार को तोड़ दिया। किन्होंने तोड़ा, ईस्टर्न जर्मनी के लोगों ने, क्योंकि ईस्टर्न जर्मनी जो है वो यूएसएसआर के अलायंस था, प्रॉब्लम यूएसएसआर अलायंस में थी। तो सबसे पहले बर्लिन की दीवार को तोड़ा गया ईस्ट जर्मनी ने, और वेस्ट जर्मनी के साथ मिलकर जर्मनी का एकीकरण हो गया। हेलो दोस्तों, बर्लिन की उस दीवार को गिराने में ईस्ट जर्मनी ने जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, उसका वेलकम किया वेस्ट जर्मनी ने। वेस्ट जर्मनी ने वेलकम किया और ईस्ट जर्मनी को जो है एक्सेप्ट कर लिया, और जर्मनी जो है एक कंट्री बन गया। इस तरीके से जर्मनी का कह सकते हो आप लोग कि एकीकरण हो गया, राइट। 1989 में जर्मनी एक कंट्री बन गया, और 1961 में बर्लिन की जो वॉल वहाँ पे क्रिएट की गई थी, उससे जर्मनी दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ठीक है, आपको याद रखना है 8 ईयर्स तक, 28 सालों तक वो बर्लिन की दीवार रही है, और 61 से के दिसंबर मंथ में वो जनरेट हुई थी, और 89 के नवंबर मंथ में उसे गिरा दिया गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 28 ईयर्स तक वो दीवार रही। 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। अगर कभी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखना बेटा, 150 किलोमीटर लंबी वॉल थी वो, जिसने जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा था। और ईस्ट जर्मनी ने ये स्टेप उठाया उस दीवार को। आपकी एनसीईआरटी की बुक्स में वो पिक्चर भी आपको मिल जाएगी, फ्रंट पेज पे मिलेगी वहाँ पे सेकंड बुक के, कि किस तरीके से उस वॉल को वो जो है ब्रेक कर रहे हैं, और जर्मनी एक हो गया, और यूएसएसआर कोलैप्स होना वहाँ से स्टार्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, वहाँ से यूएसएसआर हुआ 1989 से के लास्ट नवंबर दिसंबर मंथ से, और 1991 तक के नवंबर मंथ तक ही, लास्ट में दिसंबर तक बल्कि, पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया यूएसएसआर।
और पूरे 2 साल के अंदर अंदर यूएसएसआर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। यूएसएसआर के अंदर फ्रेंड्स 15 कंट्रियाँ थी, 15 गणराज्य थे टोटल, जिसमें से रशिया जो था एक सुपर पावर और मेन कंट्री रशिया थी, और बाकी की 14 कंट्रियाँ और थी जो कि सेंट्रल एशिया कॉन्टिनेंटल से थी, और यूरोप के कुछ कंट्री यूरोप की भी थी, ईस्टर्न यूरोप की। ठीक है, तो 15 कंट्री को मिला जुला ये एक अलायंस था, एक ये जो गठबंधन संगठन था जिसे कहा जाता है यूएसएसआर, राइट। 2 साल लगे इसको ब्रेक होने में, 89 से लेकर 91 तक ये पूरी तरीके से ब्रेक हो गया और सभी कंट्री इंडिपेंडेंट होगी। सभी कंट्रियों के पास अब चॉइस थी कि वो अपनी कंट्री के अंदर कौन सी आइडियोलॉजी को लेके आए हैं। वो आइडियोलॉजी हो सकती है सोशलिज्म को एक्सेप्ट करे वो, या लिबरलिज्म को भी एक्सेप्ट कर सकती थी, समाजवादी व्यवस्था जिस पे वो चलती आई थी, सोशलिज्म जिस पे यूएसएसआर चल रहा था, और उसी आइडियोलॉजी पे चलते चलते वो कोलैप्स हुआ। तो उसके चांसेस तो बहुत कम थे। उसके अलावा उनके पास चॉइस थी कि वो लिबरलिज्म को एक्सेप्ट करें और या फिर वो जो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में जाना पसंद करें और वहाँ से आइडियोलॉजी तो जो मर्जी वो चूज़ करे, वो उनके ऊपर पूरी फ्रीडम थी उनको कि उन्होंने आगे क्या करना है। चलिए वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट ये 2 साल के अंदर अंदर यूएसएसआर पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर नई नई कंट्रियाँ जो हैं आई, जिसमें से यूक्रेन, जॉर्जिया, चेकोस्लोवाकिया और लुथेनिया, बहुत सारी मतलब कुछ कंट्रियाँ, वो आपको डिटेल से बताऊंगा लास्ट में। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, राइट। अच्छा, यूएसएसआर जब कोलैप्स हो गया तो यूएसएसआर ने जितनी ट्रीटियाँ करी थी दोस्तों, जितनी ट्रीटियाँ करी हुई थी यूएसएसआर ने यूएस के साथ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ली रशिया ने। ठीक है, क्योंकि रशिया सुपर पावर कंट्री थी उसके अंदर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब रशिया को मिल गई। यानी कि कह सकते हो कि यूएसएसआर, सोवियत संघ अलायंस हिंदी में बोलते हैं उसको, उसका उत्तराधिकारी जो बना वो रशिया बना। यानी कि वो मेन कंट्री थी रशिया और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रशिया को मिल गई कि जितनी भी ट्रीटी यूएसएसआर ने करी थी यूएस के साथ, चाहे वो एनपीटी, एलपीटी, आपने देखा है दोस्तों कि वो ट्रीटियाँ वर्ल्ड के ऊपर भी थोपी गई, तो वो सारी आगे से एप्लीकेबल उनको जो करेंगे वो रशिया करेगी। रशिया के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई और यूएनओ के अंदर एक वीटो पावर मिली होती है जो कि परमानेंट सीट होती है, परमानेंट मेंबर्स को मिलती है। वो यूएनओ का 6 चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस में, वो आपको डिटेल से वहाँ पे पता चलेगी इसके बारे में। बट वो जो सीट थी परमानेंट मेंबर की, जो वीटो पावर मिली हुई थी, वो मिली थी यूएसएसआर को। तो वो यूएसएसआर की वीटो पावर भी ट्रांसफ़र हो गई जाकर रशिया के पास, यानी कि वो पावर जो थी वो रशिया को मिल गई थी। यूएनओ के सिक्योरिटी काउंसिल में जो वीटो पावर मिल गई वो रशिया को मिल गई। यानी कि जितनी भी यूएसएसआर की लाइबिलिटीज़ थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारी की सारी रशिया को ऑटोमेटिकली मिल गई और बाकी कंट्रियाँ अपनी इंडिपेंडेंट होगी, अपना अपना रूल करने लगी। ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि यूएसएसआर कोलैप्स क्यों हुआ, जो कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था पहले भी, लेकिन मैं इस तरफ आ गया कि कोलैप्स में क्या क्या हुआ, किस तरीके से कोलैप्स हुआ। लेकिन यूएसएसआर कोलैप्स हुआ क्यों, उसके जो पॉइंट है, उसका जो क्वेश्चन बनता है आपका, उसमें आपको मैं पॉइंट बताने वाला हूँ। और मैक्सिमम 6 पॉइंट आपके लिए काफ़ी होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के अंदर बोर्ड के एग्जाम के अंदर 6 नंबर से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं आता। लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का आता है मैक्सिमम, और 80 नंबर के पेपर में आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। ठीक है, अगर कभी मैक्सिमम किसी भी चीज़ के पॉइंट आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 6 पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए हर फील्ड के अंदर। तो यूएसएसआर कोलैप्स क्यों हो गया, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्या रीज़न रहा जो यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, तो उसमें आपसे सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहला पॉइंट आप उसमें लिखोगे कि यूएसएसआर कोलैप्स क्यों हुआ, क्योंकि यूएसएसआर ने अपनी जो एक्सपेंसेस थे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कर दिए थे अपने वेपन्स पर। ठीक है, वेपन्स पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कर दिए थे, यानी कि जो उसका बजट था उस बजट के अकॉर्डिंग जितना पैसा उसने एक्सपेंसेस पे खर्च करना था उससे कहीं ज़्यादा पैसा उसने अपने वेपन्स पर खर्च कर दिया। क्यों कर दिया ये तो आपको पता है दोस्तों, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाने थे, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स बनाने थे हर एक अलायंस को। तो रशिया भी चाहता था कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बनाए ताकि वो यूएस के सामने जो चैलेंज एक शो कर सके, एक कंपटीशन बना रहा है यूएस के साथ। लेकिन यूएस ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी डेवलपमेंट और उसके साथ साथ जो है वो वेपन्स बनाता रहा, लेकिन यूएसएसआर ने अपनी कंट्रीज़ को नहीं देखा, अपनी इकोनॉमी को नहीं देखा, अपने डेवलपमेंट को नहीं देखा और ज़्यादातर पैसा जो है अपने वेपन्स पर लगा दिया, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई। यूएसएसआर के कोलैप्स होने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही था कि उसने पैसा जो है, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा जो है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसा जो है वो अपने वेपन्स पे जो है वेस्ट किया। ठीक है, हर कंट्री का स्टूडेंट हर कंट्री का एक बजट होता है, उसको उस बजट के अकॉर्डिंग अपने
डिफेंस पे पैसा खर्च करना पड़ता है, अपनी कंट्रीज़ के सिटीजन पे पैसा खर्च करना पड़ता है, अपनी पॉलिसीज़ पे पैसा खर्च करना पड़ता है। हर कंट्री का अपना एक बजट होता है, अगर वो कंट्री उस बजट के अकॉर्डिंग चलती है तो कभी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करती। लेकिन यूएसएसआर ने उस बजट के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं चलाया और अपना मैक्सिमम पैसा जो है वो वेपन्स पे वेस्ट करा, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली वीक हो गया। जिस तरीके से आजकल पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की जो अपनी जो हैसियत है, पाकिस्तान का जो बजट के अकॉर्डिंग उसको पैसा वेपन्स पे खर्च करना चाहिए, पाकिस्तान भी वैसा नहीं करता। पाकिस्तान भी अपने बजट के अकॉर्डिंग पैसा वेस्ट करने से कहीं ज़्यादा पैसा जो है अपनी वेपन से वेस्ट करता है इंडिया की को चैलेंज देने के लिए, इंडिया के सामने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। इसलिए पाकिस्तान जो है इंटरनल वीक है, वो भी आप पढ़ेंगे 5th चैप्टर में बेटा, पाकिस्तान के बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे आप। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है पॉलिटिकल साइंस आपकी, सब चीज़ें आपको ये ईजिली तब समझ आएंगी जब ये 18 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको सब कुछ ईजिली समझ आ जाएगा और सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड नजर आएगा और आप जो है इन चीज़ों को ईजिली जो है समझ सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा था उन्होंने वेपन जो खर्च करा वो ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया अपनी बजट के अकॉर्डिंग, जो है कंट्री की वेलफेयर में, कंट्री के लोगों की रिक्वायरमेंट पे ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो वेपन्स पे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ जो यूएसएसआर अलायंस की कंट्रीज़ थी, जो कि स्मॉलर कंट्रियाँ थी, उनके डेवलपमेंट पे कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करा। अब उनकी डेवलपमेंट पे क्यों ज़्यादा पैसा खर्च करा? क्योंकि वो कंट्रियाँ जो है यूएसएसआर की जो मेन कंट्री थी रशिया, जिसको आप कह सकते हो, उस रशिया कंट्री को जो है वो मतलब कि उसकी चमचागिरी करते थी, हंगर्स कह सकते हो कि वो कुछ कंट्रियाँ जो थी इतनी हंगर थी कि वो यूएसएसआर से बेनिफिट उठाती थी। यूएसएसआर से बेनिफिट किस तरीके से उठाती थी कि उनकी तारीफ करना बिना वजह के, उनको बोलना चाहिए आपकी इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूएस तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब बिना मतलब के उनको मोटिवेट करते रहना, बिना मतलब के उनको खुश करते रहना, उनकी चमचागिरी करना, उनकी हिंदी में कहते हैं पिछलग्गू देश जो होते हैं, पिछलग्गू कंट्रियाँ थी कुछ जो उनकी तारीफ करती रहती थी। तो वो उन कंट्रियों को आप इंग्लिश में कह सकते हो हंगर कंट्रियाँ। हंगर मतलब उनकी भूख शांत नहीं होती थी, उनको रिक्वायरमेंट होती थी मनी की, तो वो उसको हंगर, अपने हंगर को पूरी करने के लिए क्या करती थी कि यूएसएसआर को जो है खुश करती रहती थी। और इस वजह से यूएसएसआर क्या करता था कि उन स्मॉलर कंट्रियों के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस करता था, उनके ऊपर भी ज़्यादा खर्च करता था। और वो अपनी ये इस तरफ ध्यान नहीं देता था कि मुझे जो है अपनी टोटल जितनी 15 कंट्री है सभी के ऊपर फोकस करना है। वो उन कंट्री पे ज़्यादा फोकस करता था जो कंट्री जो है उसकी बिना मतलब की तारीफ करती थी, यानी चमचागिरी करती थी। तो पहला वेपन्स पे ज़्यादा पैसा खर्च करना, दूसरा स्मॉलर कंट्रीज पे ज़्यादा पैसा करना, जो हंगर स्मॉलर कंट्रीज थी जो कि उसकी तारीफ किया करती थी। 2 पॉइंट है, ठीक है, इनकी वजह से उसकी इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा वीक होती चलेगी। थर्ड पॉइंट आता है आपका 1979 का टाइम पीरियड था। अफगानिस्तान में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो यूएसएसआर ने क्या करा, अपनी आर्मी वहाँ अफगानिस्तान में भेज दी। अब क्यों भेज दी? कि उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अफगानिस्तान के अंदर कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, उन टेररिस्ट एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए यूएसएसआर ने वहाँ पे अपनी आर्मी भेज दी। लेकिन यूएसएसआर ने आर्मी भेजी, बहुत अच्छा काम करा, बट प्रॉब्लम यहाँ यह थी ना कि उनकी कंट्री तो वैसे ही इकोनॉमिकली वीक हो चुकी थी, एक्सपेंसेस पे ज़्यादा, अपने वेपन्स पे ज़्यादा पैसा खर्च कर रही हैं, उसके अलावा स्मॉलर कंट्री में ज़्यादा पैसा वेस्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली वैसे वीक हो चुकी है, फूड क्राइसिस कंट्री के अंदर आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो अफगानिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रही है। अफगानिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने चली गई और वहाँ जाकर वो उस प्रॉब्लम में उलझ गई, क्योंकि वहाँ जाकर जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने गई थी, रियलिटी ये है कि पाकिस्तान और यूएस ने वहाँ पर उनको सपोर्ट करा, उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया जिसको ख़त्म करने के लिए यूएसएसआर वहाँ गया था, और यूएसएसआर उनको ख़त्म करने में बिजी रहा और वो जो है उनके साथ कंट्रोवर्सी में उलझ गया उन अफगानिस्तानी अलायंस के साथ। चलो वो आपको डिटेल की जरूरत नहीं है, डिटेल बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना 1979 में अफगानिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसएसआर ने अपनी आर्मी भेज दी, जिससे अब रेड आर्मी कहते हैं। अब रेड आर्मी क्यों कहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, रेड आर्मी इसलिए कहते हैं क्योंकि कम्युनिस्ट का जो है फ्लैग है वो रेड कलर का होता है, और रेड कलर का फ्लैग होता है, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर भी जो कम्युनिस्ट हैं वो रेड कलर के, उनके एक रेड जो है उनकी जो एक साइन है, एक उनकी पहचान है कलर। जिस तरीके से पाकिस्तानियों को आप ग्रीन कलर से आइडेंटिफाई करते हो, उस तरीके से कम्युनिस्ट जो होते हैं उनका रेड कलर उनका जो फेवरेट कलर होता है, इसलिए उनकी आर्मी को भी रेड आर्मी कहा जाता था। तो उनकी जो यूएसएसआर की जो आर्मी थी वो 1979 में अफगानिस्तान में भेज दी गई उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इंटरनल वो यूएसएसआर खुद वीक था और वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो एक्सपेंसेस है वहाँ पर ज़्यादा हुआ। 79 में जो उन्होंने आर्मी भेजी उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस हुआ, वहाँ पर जितने साल उन्होंने कंट्रोवर्सी करी तो वो वहाँ पर भी एक्सपेंसेस हुआ, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा वीक हो गया। तो थर्ड पॉइंट है 1979 में अफगानिस्तान में इंटरफेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उसने वहाँ पर इंटरफेयर किया और वो उसकी वजह से और ज़्यादा वीक हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आप डाल सकते हो उसके अंदर, लीडरशिप ऑफ बोरिस येल्सिन की लीडरशिप। अब बोरिस येल्सिन की लीडरशिप पॉइंट कैसे हो गया, क्योंकि इसलिए हो गया क्योंकि बोरिस येल्सिन जो था वो लोगों को यूनिटी में लेके आ रहा था। किसके खिलाफ?
यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के खिलाफ था, वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही, लेकिन वो लोगों को एक तरीके से अवेयर कर रहा था कि हमारी कंट्री एक्चुअल में किस सिचुएशन पे है, हमारी कंट्री कहाँ स्टैंड कर रही है, और हमें जो है किस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा बोला जा रहा है कि हम तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन अब ये जो फूड क्राइसिस आ रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, हमारी कंट्री तो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। तो बोरिस येल्सिन ने जो लीडरशिप करी उसकी वजह से लोगों में यूनिटी आई और सोवियत संघ जो है कोलैप्स भी हुआ। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि लोग अवेयर ज़्यादा हो गए थे किस चीज़ को लेकर, यूएस की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को लेकर। लोगों का माइंड में एक चीज़ थी, घर कर गई थी कि यूएसएसआर ने उसको हमेशा इसमें बिलीव में रखा कि हमारी इकोनॉमी तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लोगों के अंदर ये अवेयरनेस आ चुकी थी कि यूएस की टेक्नोलॉजी और यूएस की जो डेवलपमेंट है वो कहीं हमसे ज़्यादा है। हमारी कंट्री के अंदर तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि फूड क्राइसिस भी आ गए थे और रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, सब्सिडी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रही। इस चीज़ को लेकर वो अवेयर हो चुके थे, यानी यूएस की डेवलपमेंट को लेकर उनके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा आ चुकी थी। ये पॉइंट आप लिख सकते हो बेटा, एक पॉइंट ये लिख सकते हो। 5 के लिख सकते हो आप। 6 पॉइंट में गवर्नमेंट जो थी वो आंसरेबल नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं वो यूएसएसआर के कोलैप्स का रीज़न बनी। क्योंकि यूएसएसआर के कोलैप्स में गवर्नमेंट आंसरेबल इसलिए नहीं थी क्योंकि वहाँ से एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी, और 70 ईयर से वो रूल कर रही थी, 70 सालों से वही रूल कर रही थी जो 1917 में बोल्शेविक पॉलिटिकल पार्टी ने, व्लादिमीर लेनिन ने जब इसकी पहली बार स्टैब्लिश किया था उसको, रशिया के अंदर सोशलिज्म को, तब से लेकर 1985 का पीरियड जब तक ये क्राइसिस चल रहे थे, 17 ईयर्स तक जो है वही रूल कर रही थी, और 1991 तक जब तक यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तब तक वही रूल करते थे। तो गवर्नमेंट जो थी वो आंसरेबल नहीं थी, अकाउंटेबल नहीं थी, उसको आंसर नहीं देना था, क्योंकि आंसर देना किसको था, कोई और पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। और जो गवर्नमेंट से वो जितने भी वहाँ के सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करती थी, उसके लिए वो कहाँ टैक्स में कहाँ कितना पैसा वेस्ट कर रही है, इसके लिए वो लोगों के लिए जो आंसरेबल नहीं थी। और इसी का रीज़न रहा जो कि उसने इतना पैसा जो है हथियारों पर और स्मॉलर कंट्रीज़ पर और कई जगह पर वेस्ट किया। तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं थी, आंसरेबल नहीं थी, इस वजह से भी यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है आपका 7th रीजन। 7th रीजन भी है, आप कोई भी 6 लिख सकते हो, मैं आपको 7th रीजन बता देता हूँ। मिखाइल गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स। मिखाइल गोर्बाचेव ने जो रिफॉर्म्स किए पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, उसका रिजल्ट जो है, उसका आउटपुट जो है उन लोगों को नहीं मिला, वो रिफॉर्म्स उनको नजर नहीं आए। हालांकि वो बात अलग थी कि उसके रिफॉर्म्स पर कुछ टाइम लगना था, वो जो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स थे और लॉन्ग टाइम के बाद ही उसका इफेक्ट लोगों को मिलना था, लेकिन लोगों के अंदर इतने ज़्यादा पेशेंस नहीं थे। तो जो रिफॉर्म्स मिखाइल गोर्बाचेव ने कह रहे थे उसके आउटपुट जब उनको नहीं मिली तो उनकी जो होप थी वो और ज़्यादा जो है कोलैप्स हो गई थी। तो एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि मिखाइल गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म थे वो भी जो है वो यूएसएसआर के कोलैप्स होने का रीज़न थे। अच्छा, उसके अलावा एक रीज़न और आता है कि इनकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक हो चुके थे। आप पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन वीक हो चुके थे, या कह सकते हो कि यूएसएसआर के अंदर करप्शन बढ़ चुका था, एक ही बात है। क्योंकि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो देश को चला रहे हैं उनके यूएसएसआर को, वो वीक हो चुके थे, क्योंकि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन तो आपको पता ही डाउन हो चुकी थी। तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए करप्शन ज़्यादा बढ़ चुका था, हर जगह पर गवर्नमेंट में जो है वो करप्शन बढ़ चुका था, पैसों का लेन देन बढ़ चुका था, और जो वो इंस्टीट्यूशन वीक हो चुके थे वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे थे, और लोगों को जो है अब वो फ्रीडम नहीं रही थी, सिक्योरिटी नहीं रही थी। हालांकि सोशलिज्म के अंदर लोगों को कभी भी फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि लोगों को लिबर्टी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में लिबर्टी और फ्रीडम होती है, सोशलिज्म में लिबर्टी और फ्रीडम नहीं होती। गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ होता है, तो सारी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होती है, कुछ भी जो है वहाँ के सिटीजन के कंट्रोल में नहीं होता। सिटीजन वहाँ पर कुछ भी जो है परचेज नहीं कर सकते, सब कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, यानी एसेट्स नहीं होती लोगों के पास वहाँ पर रिच और पुअर लोगों के बीच की जो डिफरेंस है उसको खत्म करने की कोशिश की गई थी। सोशलिज्म को लाया इसलिए गया था, कोई रिच नहीं होगा, कोई पुअर नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मैं 200 स्क्वायर फीट का मालिक हूँ या मैं 1000 स्क्वायर फीट का मालिक हूँ। सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जितनी प्रॉपर्टी थी सारी की सारी गवर्नमेंट की थी, वहाँ पर कोई ऐसा ऑनरशिप नहीं थी कि कोई कहे कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सब इक्वल थे वहाँ पर, लेकिन उसकी वजह से वो नेगेटिविटी भी है। उसके से नेगेटिविटी यही थी, रीज़न यही थे कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में सब कुछ था, गवर्नमेंट को किसी को आंसर नहीं देना था। तो जो इंस्टीट्यूशन, जब पॉलिटिकल और भाई उनके इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जब वीक हो चुके थे, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी जिसे बोलते हैं नौकरशाही, जो देश को चलाती है उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो वीक हो चुकी थी, करप्ट हो चुकी थी, जिसकी वजह से यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। मैंने 8 रीजन आपको बता दिए, कोई भी आप 6 रीजन बेटा इसके बारे में लिख सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था कि जब कोलैप्स हो गया था यूएसएसआर, तो उसके बाद कुछ कंट्रियों ने मिलकर अपने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था जिसको कहा जाता है CIS। आप कभी आपसे CIS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, CIS की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये एक राष्ट्रकुल, हिंदी बोलते हैं स्वतंत्र राष्ट्रकुलों का समूह, इसको बोलते हैं।
तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग इस चीज़ को, CIS, ठीक है। तो ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। अच्छा, अब USSR जब कोलैप्स हो गया तो USSR के कोलैप्स होने के क्या रिजल्ट रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, अब मैं ये बताने वाला हूँ आपको। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर मैं सेकंड वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज करूँगा, खत्म करूँगा। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोलैप्स ऑफ USSR, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब विघटन हो गया सोवियत संघ का, उसके क्या रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब उसके क्या परिणाम रहे, ठीक है। अब उसके क्या रिजल्ट रहे, जब नेचुरल सी बात है USSR कोलैप्स हो गया तो उसके पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, इजीली बेटा सिंपल। जब एक अलायंस खत्म हो गया तो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। फिर कोल्ड वॉर रहा किसके बीच में, कोल्ड वॉर था US और USSR अलायंस के बीच में। जब USSR के कोलैप्स हो गया 1991 में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या निकले कि कोल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया। पहला पॉइंट आता है कोल्ड वॉर खत्म हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि वेपन्स जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, जो उसका कंपटीशन था वो भी क्लोज हो गया। नेचुरल सी बात है, वेपन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट कर रहे थे, US भी कर रहा था, USSR भी कर रहा था, USSR तो उसकी वजह से कोलैप्स भी होगा, ठीक है। तो वेपन्स की जो वो दौड़ थी, वो जो होड़ थी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करने की, वो खत्म हो गई, ठीक है। कोल्ड वॉर खत्म हो गया, वेपन्स का कंपटीशन खत्म हो गया, क्या वेपन्स नहीं बनाए जाएंगे वो भी। अच्छा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई चेंजेस आ गए। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कई चेंजेस आ गई। पहले वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो थी वो दोनों ही बायोपोलरिटी पे थी, अब बायोपोलरिटी तो रही नहीं क्योंकि USSR खत्म हो गया, तो बायोपोलरिटी यानी दो ध्रुव जो थे पावर के वो खत्म हो गए। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत बड़े बदलाव आ गए, चेंजेस आ गए। वर्ल्ड पॉलिटिक्स अब चेंज हो गई। अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है दो सुपर पावर के बीच में नहीं रही, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गई। अब उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट में आप लिखोगे कि अब एक सिंगल सुपर पावर है। अब दो सुपर पावर नहीं थी, US अमेरिका अब एक सिंगल सुपर पावर कंट्री रह गई। नेचुरल सी बात है भाई, अमेरिका ही अब रह जाएगी सिंगल सुपर पावर कंट्री। अब USSR तो कोलैप्स हो चुका है, तो अमेरिका जो है एक सिंगल सुपर पावर कंट्री रह गई, राइट। अच्छा, तो आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। एमरजेंस होता मतलब राइज होना, उदय होना। तो क्या किसी का उदय हुआ, कौन सी चीज क्या राइज हुई, न्यू कंट्रियां राइज हो गई। वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर नई कंट्रियों का उदय हो गया। कौन सी नई कंट्री हैं, जो USSR अलायंस के कोलैप्स होने के बाद बनी। 15 रिपब्लिकन कंट्रियां थी जिसमें से एक US था, उसके अलावा 14 न्यू कंट्रियां और आ गई इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, जो कि अभी अब मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंसेज में क्या आएगा आपका, फिफ्थ पॉइंट आएगा कि एमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, मतलब नई कंट्रियों का उदय हो गया, राइट। अच्छा, सिक्स पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो सिक्स पॉइंट भी लिख सकते हो आप, अमेरिका की दादागिरी, हेजुमनी ऑफ US, ठीक है। हेजुमनी होती है वर्चस्व कहते हैं हिंदी में उसको, और उसका मतलब वही होता है दादागिरी। थर्ड चैप्टर बल्कि यही है आपका US हेजुमनी का, जो कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो उसमें बताऊंगा। पर ये कॉन्सिक्वेंस में लास्ट पॉइंट आपका आता है US की हेजुमनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अमेरिकी वर्चस्व स्टार्ट हो गया, अमेरिका की दादागिरी स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब अमेरिका किसी को भी कुछ भी कर सकता था, पर प्रॉब्लम नहीं थी उसको, क्योंकि सुपर पावर वही थी और दादागिरी उसी की स्टार्ट होगी। तो 6 पॉइंट ये भी हो गए, और 6 पॉइंट वैसे नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी 2 या 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है आपको। लेकिन अगर कहीं आपको फिर भी 6 पॉइंट आते हैं तो आप उन 6 पॉइंट को बना सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरी आज की वीडियो खत्म होती है। थोड़ी सी लेंथी हो गई, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करा, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करी है, ठीक है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको आपने इससे एक्सेप्ट किया होगा, और मे बी मैं अच्छा कर पाया हूँगा। अगर कोई मिस्टेक्स, कोई गलतियाँ मुझसे हो गई हो तो उसके प्लीज़ उसको इग्नोर करें, और जो है मैं आगे आने वाली वीडियो में उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मेरी इसी तरीके से वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर किसी तरीके की आपको कहीं पर भी कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट ज़रूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है, मेरा जो पर्पस है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है सभी के बीच में पहुँचाओ, चाहे वो मेरे स्टूडेंट हो, चाहे वो अनदर स्कूल्स के स्टूडेंट है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं के भी स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हो, या कहीं नॉन मेडिकल के हो, मेडिकल के हो, या फिर कहीं के भी स्टूडेंट ना हो, मेरे से कहीं सीनियर हो, मेरे कई बहुत बड़े एल्डर्स हो, जिनको भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँच रहा है, वो सभी की जो है मेरे को जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें प्लीज़, ताकि मुझे इसी तरीके से मोटिवेशन मिलते रहे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, एंड गुड बाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू, नमस्कार।